देखिए, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, आज के वीडियो में उस पर बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे। खास करके जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ड होगा हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम पे। उसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ना कि मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बताए थे कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होता है तो सर्किट में जो कंपोनेंट होता है, वो लोड होता है, वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ये कह दें कि एक सर्किट है जिसमें दो रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस ऐसा और दूसरा रेसिस्टेंस ऐसा, ठीक है। इसको R1 मान लिए और इसको हम R2 मान लिए, ठीक है। और एक तीसरा भी रेसिस्टेंस है जो बैटरी के अंदर ही लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये रेसिस्टेंस है 2.4 ओम का और ये है आपका 2.5 ओम का, है ना। 2.4 ओम का है, 2.5 ओम का है और ये बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है ना। और इंटरनल रेसिस्टेंस 0.6 ओम है, 0.6 ओम है। मान लीजिए, या आप ऐसे कहिए ना कि ये 5 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है? R है। हम ये कहें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R, R का क्या वैल्यू होगा सो दैट मैक्सिमम पावर, क्या बोल रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड, मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड, है ना। लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर खर्च हो जाए। तो मैक्सिमम पावर खर्च होने का जो शर्त है उसमें हम लोग लिखेंगे यूजिंग मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या शर्त है भाई मैक्सिमम पावर खर्च होने का? तो मैक्सिमम पावर खर्च होने का यही शर्त है कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ना वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ना R बराबर 2.4 और प्लस 2.5 मतलब 4.9 ओम, 4.9 ओम, है ना। बस यही हो गया, यही आंसर है। मतलब ये दोनों को जोड़ के जितना हो रहा है इतना ये अकेले होना चाहिए, तब सर्किट में लोड के क्रॉस, एक्सटर्नल लोड के क्रॉस ज़्यादा पावर, मैक्सिमम पावर खर्च होगा। यही मैक्सिमम पावर थ्योरम है। अब इसमें एक रेसिस्टर दे देते तो बहुत आसानी से बन जाता, जितना इसका वैल्यू होता उतना ही इसका वैल्यू होता, है ना। अब मान लीजिए ना कि हम एक क्वेश्चन और दे दिए और कहे कि ये है आपका 6 ओम और ये क्या है आपका 2 ओम। 6 ओम और क्या हो गया 3 ओम मान लेते, 6 ओम और क्या मान लेते 3 ओम, और ने या ये हो गया ऐसे, ये इसको हम लोग R कह देते हैं और इसका रेसिस्टेंस हम दे देते हैं। इसका रेसिस्टेंस हम दे दिए, मान लीजिए कितना, इसका पहले EMF दे दे रहा है 5 वोल्ट, है ना। और इसका रेसिस्टेंस दे दे रहा है 9 ओम। क्या दे दे रहा है 9 ओम। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए कि इसका ये R का वैल्यू कितना होगा ताकि सर्किट में मैक्सिमम पावर खर्च हो। क्या हम सवाल पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसको सीधे सीधे कह दीजिए ना कि इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है। छोटा डाटा देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ R सो दैट मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड, मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड। आपको बताना है कि मैक्सिमम पावर खर्च हो लोड के अक्रॉस, इसके लिए इस R का वैल्यू क्या होगा, इस R का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम लोग वही सोचेंगे कि मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्या फंडा है भाई। तो जो बाहर रेसिस्टेंस लगा हुआ है उसका इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर। तो बाहर जो लगा हुआ है उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखिए लिखेंगे कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये कहीं कहीं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहा जाता है इसको। तो क्या लिखेगा यहाँ पे, ये दोनों का इक्विवेलेंट मतलब क्या 6 × R और 6 + R किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। यानी बाहर का जो इक्विवेलेंट है वो अंदर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 6 + R, तो R का वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ना, इससे ये 3 बार में कट जाएगा। तो क्या लिखिएगा 3R = क्या 6 + R, तो ये इधर आ जाएगा तो 2R = क्या हो जाएगा 6, है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 ओम। R बराबर क्या होगा 3 ओम। यानी अगर ये 3 ओम होगा तो सबसे ज़्यादा
वो पावर खर्च करेगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, ये भी पूछे कि जब सर्किट सबसे ज़्यादा पावर खर्च करेगा तो उस समय सर्किट में कितना करंट बहेगा। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाए कि इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द करंट। उस करंट को मैक्सिमम नहीं कहेंगे यहाँ पे, खाली हम यही कहेंगे फिलहाल, मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पहले क्या कर रहे हैं, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द करंट व्हेन मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड। व्हेन मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड, मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड, क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम पावर खर्च होगा, इसके लिए क्या है, मैक्सिमम पावर खर्च हो इसके लिए उसमें कितना करंट बह रहा होगा। तो देखिए मैक्सिमम पावर खर्च होने के लिए ये 2 ओम है तो इसका इक्विवेलेंट भी 2 ओम होना चाहिए। मतलब कि सर्किट को अगर हम फिर से ड्रॉ करेंगे ना तो कहेंगे यहाँ पे भी 2 ओम हो गया और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 ओम। अब ये 2 ओम कहाँ से आया, ये थोड़ी देर बाद हम आपको अभी तुरंत बता देंगे। अगर ये इंटरनल 2 है तो ये दोनों का इक्विवेलेंट भी 2 होना चाहिए और आएगा भी, चूंकि ये 6 है ये 3 है तो 6 गुना 3 और 6 प्लस 3, 6 गुना 3 और 6 प्लस 3 2 ओम हो जाएगा। तो ये भी 2 और ये भी 2, इंटरनल रेसिस्टेंस का दोनों सीरीज में हो गया ना, तो टोटल करंट कितना बहेगा, I इज इक्वल टू ई और डिवाइडेड बट्टा आर इक्विवेलेंट बाहर वाला का और प्लस आर, कैपिटल आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो बाहर वाला का बात कर रहे हैं। तो ई दिया हुआ है 5 वोल्ट और 2 + 2 है ना, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 5/4 एम्पियर, 5/4 एम्पियर। जो भी होगा आप उसको डिवाइड करके कर लीजिएगा। इसको हम कह सकते हैं कितना 1 पॉइंट और फिर बचेगा कितना 1 और 0, तो 1 और 0 2 हो जाएगा। तो ये 1.2 से आगे मतलब जो भी होगा 1.252 जो भी हो वो आपका आंसर होगा। तो ये हुआ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र पे। यहाँ पे एक ही बात आपको खोज के निकालना होगा कि ये और ये सब बराबर होना चाहिए। बाकी कुछ इस सर्किट में हो सकता है कि आपसे कोई कैलकुलेशन थोड़ी करना, तो देख के भी बता सकते हैं, है ना। एक ही रेसिस्टेंस देंगे, कहेंगे ना ये 2 ओम है तो ये कितना होगा कि मैक्सिमम पावर खर्च हो, तो कह देंगे 2 ओम, सीधे सीधे कह देंगे। अगर हल्का ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तब, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करिए, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे सेल के कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में 3 तरह का कॉम्बिनेशन होगा। आप क्या है आपका, सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर क्या है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, है ना। तो एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जितना भी डिवाइस है सबका कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर। उसी तरीके से सेल का भी हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सेल का जो कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का तो जानते ही हैं, एंड टू एंड है, एक के एंड से दूसरा का एंड कनेक्टेड होगा। तो देखिए इसमें 2 बात ध्यान रखना होता है, देखिएगा इधर। सबसे पहला होता है सेल को सही जोड़ने आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सेल को सही जोड़ने आना चाहिए, क्योंकि सेल में 2 टर्मिनल है, एक हायर टर्मिनल, दूसरा कौन सा टर्मिनल है, लोअर टर्मिनल। एक बड़ा वाला डंडा, एक क्या है, छोटा वाला डंडा है। तो ये दोनों टर्मिनल को हम कैसे जोड़ते हैं, इससे कनेक्शन का ऑर्डर डिसाइड होता है कि ये राइट ऑर्डर कनेक्शन है या फिर क्या है, रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन है। क्या है, राइट ऑर्डर कनेक्शन है या फिर रॉन्ग ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका, देखिएगा ध्यान से, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये एक सेल हो गया E1 मान लिए, दूसरा सेल हो गया E2 और तीसरा सेल ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस, है ना। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये E3 हो गया और ये क्या हो गया, E4। अगर ऐसा कनेक्शन है ना, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस के साथ प्लस जुड़ा हुआ होना चाहिए, और यहाँ माइनस के साथ माइनस जुड़ गया है, तो कहेंगे ये वाला सेल जो है ना, ये वाला सेल, इसका कनेक्शन उल्टा है। यानी एक सेल यहाँ ऐसा है जिसका कनेक्शन रॉन्ग हुआ है, तो इसको कहेंगे रॉन्ग ऑर्डर। ये रॉन्ग ऑर्डर है, इसको उल्टा कर देंगे तो राइट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कभी कभी आएगा क्वेश्चन और ई इक्विवेलेंट निकालने कहेगा, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि क्या सारा सेल सही ऑर्डर में जुड़ा हुआ है। अगर सही ऑर्डर में जुड़ा हुआ है तो जो इक्वेशन बता रहे हैं उसको लगा के आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में जुड़ा हुआ है,
अगर किस में जुड़ा हुआ है, रॉन्ग ऑर्डर में जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको बताएंगे हम तरीका उसको भी सॉल्व करने का। बहुत ही आसान है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनता है ना, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए फिट बैठता है। अब देखिए रॉन्ग ऑर्डर हो गया, हम राइट ऑर्डर कनेक्शन देखेंगे। राइट ऑर्डर कनेक्शन तभी होगा जब प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस ऐसे जुड़ा हुआ होगा। देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इस तरीके से n सेल जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से n सेल क्या है, जुड़ा हुआ होगा, है ना। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आइडेंटिकल सेल को लेके ही पूछा जाता है, इसीलिए हम बात करेंगे जब सारा सेल आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल सेल कहने का मतलब ये है कि सबका ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस सेम होगा। ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसका भी ई और आर, इसका भी ई और आर, इसका भी ई और आर, और इसका भी ई और आर, मतलब ऐसे करने का मतलब n सेल ऐसे सीरीज में जुड़ा हुआ है। और ये R जो है ना, इसको हम बताए थे, इसको लोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लोड। लोड से ये सब जुड़ा हुआ है। क्या बोले कि लोड से ये सारा रेसिस्टेंस आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ई इक्विवेलेंट बताइए। इतना सारा सेल लगा हुआ है ना, ई इक्विवेलेंट बताइए। तो देखिए बस ध्यान रखना है, सीरीज है ना, अगर बराबर है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ई इक्विवेलेंट भाई। तो n सेल सीरीज में जुड़ा हुआ है तो Ne होगा। क्या होगा, Ne होगा। ठीक है। अगर आपसे कहेगा इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहे हैं हम, क्या पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट बताइए। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, तो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा NR। क्या होगा, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो क्या कहिएगा उसका इक्विवेलेंट आप, NR। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, आगे क्या देखिएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप क्या लिखिएगा, तो देखिए सर्किट में तो ये सब का इक्विवेलेंट कितना निकाल लिए, छोटा वाला NR निकाल लिए और प्लस लोड है, यानी ये सब के साथ, ये सब के इक्विवेलेंट के साथ, यानी R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी ये इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा NR, और उसके साथ ये वाला R सीरीज में जुड़ा हुआ होगा। तो पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट, उसको ऐसे लिख देते हैं, पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट NR प्लस आर। जो बैटरी लगा हुआ है उस बैटरी का यानी इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या हो गया, NR। अब कहेंगे कि सर्किट में टोटल करंट कितना बह रहा होगा, क्या कहेंगे, टोटल करंट कितना बह रहा होगा, तो टोटल I इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट। क्या होगा, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं बात को। तो E इक्विवेलेंट क्या है भाई, Ne, और R इक्विवेलेंट क्या है, NR प्लस R। R इक्विवेलेंट क्या है आपका, NR प्लस R, और E इक्विवेलेंट क्या है आपका, Ne। यही टोटल करंट है जो सर्किट में बह रहा है। बस यही तो फॉर्मूला यूज किए हैं। अब कहेगा कि पावर कितना लोड खर्च कर रहा होगा, तो लिखेंगे पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड। पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड, पावर अक्रॉस लोड, ये जो भी कह दीजिए, क्या है वो I स्क्वायर R होता है, I स्क्वायर R होता है। तो इसीलिए आप क्या लिख दीजिएगा, पावर इज इक्वल टू NE और डिवाइडेड बटा NR प्लस R का होल स्क्वायर और इंटू R, ये पावर हो गया। अब देखिए मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, देखिए डायरेक्ट लिखेंगे हम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड तभी होगा, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड तभी होगा, कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे इसमें, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो लोड कितना मैक्सिमम पावर खर्च करेगा, है ना, तो मैक्सिमम पावर जो लोड खर्च करेगा वो क्या होगा, दैट इज कितना पे खर्च करेगा, एट जो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। कितना इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, NR। कितना है, NR, और वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्या हो जाएगा, बराबर। यही तो है, एट NR बराबर, सॉरी NR बराबर R, NR इक्वल टू R अगर होता है, NR इज इक्वल टू R अगर होता है, तभी मैक्सिमम पावर वो खर्च कर पाएगा, है ना। तो मैक्सिमम पावर खर्च करेगा कब, जब इंटरनल लिखवाए थे कल ही,
इसीलिए इक्विवेलेंट लिखवा दिए थे। इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर है, तो इसीलिए आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ से, इसलिए लिखिएगा कि मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम पावर हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर, एन स्क्वायर ई स्क्वायर। अब एन आर के जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर, या इसके जगह पे लिख दीजिए ना एन आर, तो क्या हो जाएगा 2nr, मतलब क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर आर स्क्वायर। कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ भी nr यहाँ भी nr लिख सकते हैं, तो 2nr उसका होल स्क्वायर 4n स्क्वायर आर स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा r हो जाएगा, है ना। अच्छा r के जगह भी तो nr लिखेंगे, r को ही रिप्लेस करके क्या लिख देंगे nr। अब देखिए क्या होगा, एक r से एक r मर गया, ठीक है ना, एक n से एक n मर गया, एक n से एक n मर गया, और क्या बचेगा आपका मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम पावर आपका, अच्छा एक n और बचा हुआ है काटने के लिए, तो एक n से एक n ये कट गया, तो बचेगा ई स्क्वायर बटा 4r, ई स्क्वायर बटा 4r इंटू n, ये मैक्सिमम पावर आ गया, ई स्क्वायर बटा 4r इंटू n, है ना। क्या कर दिए, r के जगह nr लिख दिए, और आपका मन करता है तो इस nr के जगह r भी लिख सकते हैं, तब भी आप रिजल्ट ऐसा ही पहुंचिएगा, ई स्क्वायर और बट्टा 4r और इंटू n, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ सेल। ये मैक्सिमम पावर जो है कौन है खर्च कर रहा है, ये पावर है, जनरल फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही बोल दिया आपको कि मैक्सिमम पावर कितना खर्च करेगा, तो आप यही काम करिएगा। जैसे देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए कह दिया ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, अच्छा ऐसे करिए ना कि ये आपका हम लगा दिए सेल 2 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम, ऐसे करके 3 ठो सेल लगा दिए, ठीक है। कितना है भाई 2 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैटरी दे दिए, यहाँ पे हम बैटरी दे दिए हैं आपका 12 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है आर। सबसे पहला सवाल हम आपसे कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, फाइंड, सबसे पहला कहेंगे ई इक्विवेलेंट पता करिए। दूसरा हम क्या कहेंगे, दूसरा हम कहेंगे टोटल करंट पता करिए। नहीं, क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, इफ मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड, इफ मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड। क्या कर रहे हैं कि लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर खर्च हो रहा है। इफ मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड देन फाइंड, लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर खर्च हो रहा है। अच्छा लोड लगाना था ना, उल्टा लगा दिए, यहाँ लोड आर लगा देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, लोड लगा दिया आर। तो कह रहे हैं मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड देन फाइंड, पहला ई इक्विवेलेंट, क्या पता करना है ई इक्विवेलेंट। दूसरा क्या पता करना है, टोटल करंट सर्किट में कितना बह रहा है। दूसरा क्या पता करना है कि सर्किट में टोटल करंट कितना बह रहा है। तीसरा सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा। क्या बोल रहे हैं, सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये बताना है। सर्किट का, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा और कितना वो टोटल करंट खर्च कर रहा है, ये 3 चीज आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आप एक बार इसको अपने से बनाइए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा समय है आपके लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है ना कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम लोड के क्रॉस अगर हो रहा है तब ई इक्विवेलेंट बताना है। तो पावर मैक्सिमम कंज्यूम हो रहा था, ई इक्विवेलेंट को कोई फर्क उससे पड़ता है ना, उससे रेसिस्टेंस को फर्क पड़ सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या, ई इक्विवेलेंट बताइए। तो हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं ई इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 और 2 4 2 6, सही कनेक्शन है ना, 6 ओम। क्या है आपका 6 ओम हो गया। अब कह रहा है आर आई टोटल बताइए, हल्ला नहीं करिए, क्या है आई टोटल। तो आई बराबर क्या होता है, ई इक्विवेलेंट बता आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट बटा। अब देखिए समझने वाली बात ये है, ई इक्विवेलेंट तो 6 निकाल लिए, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर और प्लस ये सब का इक्विवेलेंट 2 2 4 2 6। लेकिन ये मत भूलिएगा कि इस आर का भी वैल्यू 6 ही होगा। कारण क्या है, एक शब्द में एक क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा गया मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर तभी खर्च होता है जब इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर। मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट है 2 2 4 और 2 6, तो इसका मतलब ये भी 6 होगा, तभी मैक्सिमम पावर खर्च होगा, इसीलिए इसके जगह पे 6 लिख दिए।
अब क्या हो जाएगा 6/12 मतलब क्या 0.5 एम्पियर। कितना करंट बहेगा सर्किट में 0.5 एम्पियर, यानी 6/12 0.5 हो गया। अब आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए। ये तो है ही 2 2 4 2 6, और चूंकि मैक्सिमम पावर खर्च कर रहा है ना, तो बाहर वाला तो खुद ब खुद 6 होगा, तो होगा आंसर कितना 12 ओम। कितना होगा 12 ओम। पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है ताकि आप बीच में उस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकिए, लगा सकिए। ठीक है, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे सिंपल बात है। जब राइट ऑर्डर कनेक्शन होगा, देखिए सब में प्लस के साथ माइनस जोड़े हैं और सेल आइडेंटिकल है, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे 2 केस हमको और देखना होगा जिसमें सेल नॉन आइडेंटिकल होगा। सेल क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल होगा। और अगर रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन हो गया तो पहले नॉन आइडेंटिकल के लिए देखेंगे, फिर किसके लिए देखेंगे कि रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन अगर है तो, यानी अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से अगर कुछ है तो हम उस समय क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। मेन यही था, इसको समझ गए तो फिर आगे वाला तो बस ऐसे ही है। देखिए अब क्या है कि अगर नॉन आइडेंटिकल सेल होता है, कैसा सेल होता है, नॉन आइडेंटिकल, मतलब आप सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखिएगा फॉर नॉन आइडेंटिकल सेल। फॉर नॉन आइडेंटिकल सेल, अगर सेल हमारा नॉन आइडेंटिकल है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो नॉन आइडेंटिकल सेल के लिए कुछ नहीं है, बस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे जितना भी रहे, इसका E1 R1 है ना, इसका E2 R2, इसका E3 R3 कर लिए हम लोग। ठीक है ना, उसके बाद इसको कोई लोड से जोड़ दिए, मान लीजिए लोड से जोड़ दिए, लोड का रेसिस्टेंस R है, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट होगा सीधे सीधे E1 प्लस E2। अगर नॉन आइडेंटिकल है तो कम पूछा जाता है, कर देंगे जो भी है। अगर R इक्विवेलेंट पूछेगा, सर्किट का R इक्विवेलेंट पूछेगा तो क्या कहेंगे, R और प्लस ये तीनों का क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पूछेगा कितना करंट बह रहा है तो क्या कहेंगे, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3। सबको अलग अलग जोड़ना है। R इक्विवेलेंट R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, जो भी है R2 प्लस R3 3 है। इसी तरीके से सॉल्व करना। अगर नॉन आइडेंटिकल है तो बाकी पावर पूछेगा, फिर पावर बराबर I² R लगाएंगे। पावर बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, I² R लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग मैक्सिमम पावर में भी वही कहेंगे कि ये R जो होगा, आप कहेगा यहाँ पे फॉर मैक्सिमम पावर, क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड। तो मैक्सिमम पावर खर्च होगा, इसके लिए क्या जरूरी है, तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड के लिए क्या जरूरी है कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है R, वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। यानी R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3, इसके क्या होगा बराबर। एक्सटर्नल बार बार बोल रहे हैं, कल पढ़ाए भी थे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अगर यहाँ भी एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस होता तो कहते कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट और इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट बराबर होगा, तभी मैक्सिमम होगा। अब देखिए जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो है रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन। फॉर रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन, ध्यान दीजिएगा, फॉर रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन। ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन में आप क्या लिखना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम 3 सेल लिए, प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। करंट आप देखिएगा सर्किट में इस तरीके से बह रहा है ना, ये R हो गया। अब इस तरीके से करंट सर्किट में बह रहा है, आप सारे इससे करंट देखिएगा ध्यान से, I करंट जा रहा है, ये हो गया E, ये हो गया R, आइडेंटिकल ही मान लिए E और R। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये दोनों जो है ना, देखिए इसको देखिए, इसमें हायर वाले पोटेंशियल से करंट निकल रहा है और लोअर वाले में क्या हो रहा है, जा रहा है। मतलब ये वाला सेल आपका चार्जिंग सेल है, ये वाला सेल क्या है, चार्जिंग है ना। ये वाला सेल क्या है, डिस्चार्जिंग। ये वाला सेल क्या है, डिस्चार्जिंग है ना, सॉरी ये भी चार्जिंग है क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं हम, एक सेकंड रुक जाइए। प्लस वाले से निकल रहा है ना, तो ये हो गया डिस्चार्जिंग, ये भी डिस्चार्जिंग हो गया, और इसमें भी प्लस वाले से निकल रहा है तो ये भी क्या हो गया, डिस्चार्जिंग हो गया। और इसमें क्या देखिएगा, प्लस वाले में करंट एंट्री मार रहा है, तो कल ही पढ़ा है ये सेल कैसा हो गया, चार्जिंग हो गया। अब जब E इक्विवेलेंट लिखना होगा, अलग अलग भी मान सकते, E1 R1, E2 R2 और क्या E3 R3।
तो अगर कहेगा ई इक्विवेलेंट लिखिए तो ई इक्विवेलेंट लिखेंगे हम लोग इसके लिए, ये दोनों चार्जिंग है ना, ऐसे लिखेंगे E1 प्लस डिस्चार्जिंग है E1 प्लस E2, यानी जो राइट ऑर्डर में उसके साथ प्लस साइन लगाइए और जो रॉन्ग ऑर्डर में उसके साथ क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 और माइनस E3। हाँ, लेकिन आर इक्विवेलेंट जब आप निकालिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा R1 प्लस R2 माइनस R3, रेसिस्टेंस कभी घटाया नहीं जाता है इक्विवेलेंट निकालते वक्त, बस तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे, जो भी फर्क आएगा वो इक्विवेलेंट में आएगा, जो भी फर्क आएगा वो किस में आएगा, इक्विवेलेंट में। अब यहाँ पे तो 3 है तो पता है कि एक ठो गलत जुड़ा हुआ है, लेकिन जब बहुत सारा सेल होगा ना तो आपको चेक करना होगा कितना सही जुड़ा हुआ और कितना गलत जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब कहेगा इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ सेल 1, इक्वेशन भी पूछता है, कहेगा कि सर्किट डायग्राम बना के सारे सेल का इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये वाला सेल चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग सेल है, तो डिस्चार्जिंग सेल का कल इक्वेशन क्या बताए थे, डिस्चार्जिंग सेल का इक्वेशन बताए थे E इज इक्वल टू क्या, V और माइनस I, V माइनस IR1। इक्वेशन ऑफ सेल 2, इक्वेशन ऑफ सेल 2, दूसरा सेल का क्या इक्वेशन बताए हैं, E इज इक्वल टू V माइनस IR2, दोनों कैसा है, डिस्चार्जिंग। और इक्वेशन ऑफ सेल 3, सेल 3 का इक्वेशन क्या होगा, चूंकि वो चार्जिंग सेल है, कैसा सेल है, चार्जिंग है, इसीलिए उसका इक्वेशन में बदलाव आ जाएगा। भी सब कल बता चुके थे, चार्जिंग देखिए आपके नोट्स में होगा तो निकाल के देखिए, चार्जिंग सेल का यही इक्वेशन बताए थे ना, क्या, E बराबर V माइनस IR, चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, और चार्जिंग के लिए क्या बताए थे हम आपका, V प्लस IR बताए ऐसा पिछले दिन, है ना। तो ये दोनों सेल डिस्चार्जिंग है यहाँ पे, तो डिस्चार्जिंग है तो हम डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाए हैं इक्वेशन, और ये हो गया चार्जिंग, तो चार्जिंग वाला इक्वेशन लगा दिए। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो बता दिए कॉन्सेप्ट, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, मान लीजिए ना कि एक सेल ऐसे दिया हुआ है, दूसरा सेल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ध्यान देना सब सेम है भाई, E और R है, E और R है, E और R है, E और R है, E और R है और E और R है, देखिएगा ध्यान से। अब हम कहेंगे यहाँ पे R इक्विवेलेंट में कुछ रखा हुआ नहीं है, E इक्विवेलेंट पूछेंगे, तो सब आइडेंटिकल है और चेक करिए सब सही जुड़ा हुआ है कि नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 2 3 4 5 6, तो सीधे सीधे E प्लस E प्लस E प्लस E 6 बार करेंगे तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6E, कितना आ जाएगा E इक्विवेलेंट आपका, 6E, समझे बात को, E इक्विवेलेंट आ जाएगा 6E। लेकिन अगर इसी में ये कह देना आपसे, यहाँ पे क्या कहेगा कि इफ ऑर्डर ऑफ 2 सेल इज रिवर्स्ड, ध्यान दीजिएगा, इफ ऑर्डर ऑफ 2 सेल्स इज रिवर्स्ड, 2 सेल, कोई भी 2 सेल को, सब आइडेंटिकल है ना, इसलिए कोई भी 2 सेल के ऑर्डर को रिवर्स कर दिए, देन फाइंड E इक्विवेलेंट, देन फाइंड E इक्विवेलेंट। अब देखिएगा ध्यान से, कोई भी 2 सेल के, कोई भी 2, इसमें से जिसका मन करे उसमें से किसी 2 को, 2 के ऑर्डर को आप रिवर्स कर दीजिए। तो जैसे देखिए फिर से हम फोटो बना दे रहे हैं, 6 है ना हमारे पास, तो 1 2 ऐसा ही बनाए, इसको, ये दोनों के ऑर्डर को हम अपोजिट कर देते हैं, इस दोनों के ऑर्डर को हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है, मतलब इसके ऑर्डर को और इसके ऑर्डर को अपोजिट कर दिए। तो अब E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, सबका तो E और R ही है, E और R, E R E R E R E R और E R, तो देखिए, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, लिखेंगे ना E प्लस E, जो रॉन्ग ऑर्डर में उसके लिए माइनस, रॉन्ग ऑर्डर के लिए माइनस, और प्लस E, तो क्या होगा 1 2 3 4, 4E माइनस 2E, क्या बचेगा 2E। अब देखिएगा ध्यान से, ये इसलिए बता रहे एग्जाम्पल करके क्योंकि एक रूल है ये कि अगर N सेल जुड़ा हुआ है, अगर X सेल जुड़ा हुआ है रॉन्ग ऑर्डर में, मतलब टोटल सेल का संख्या N है, उसमें से X सेल के ऑर्डर को हम अपोजिट कर दिए, X सेल, X का संख्या यहाँ पे 2 है, 2 सेल के ऑर्डर को क्या कर दिया, अपोजिट,
तो वो 4 सेल के ईएमएफ को नष्ट कर देता है। यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना था 6E, अब कितना टोटल ईएमएफ है 2E। कितना सेल के ईएमएफ को खा गया, 2 को उल्टा किए 4 को खा गए। मतलब अगर X सेल को हम लोग रॉन्ग ऑर्डर में जोड़ते हैं तो ईएमएफ कितना से घट जाएगा 2x से। कितना से घट जाएगा 2x से। अगर 2 सेल को रॉन्ग ऑर्डर में जोड़े हैं तो ईएमएफ कितना से घट गया 4 से। अगर हम यहाँ पे 3 ठो को जोड़ देते हैं रॉन्ग ऑर्डर में तो E प्लस E और माइनस ई ईएमएफ 0 हो जाता। मतलब 3 सेल को अगर हम जोड़े हैं उल्टा तो कितना से घट जाएगा ईएमएफ 6 से। तो 6 तो था ही, और 6 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 0। यानी 4 सेल जोड़े और 2 ठो को उल्टा कर दिए तो समझ लीजिए वो चारों के ईएमएफ को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। समझ रहे हैं बात को। तो ध्यान देना है आपको कि क्या ध्यान देना है आपको कि कभी भी अगर रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन आए और ये कॉन्सेप्ट हो तो ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। या स्टेटमेंट में भी आपको याद रखना है कि आउट ऑफ n सेल अगर हम x सेल का रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन करते हैं तो ईएमएफ 2x से घट जाता है। ईएमएफ कितना से घट जाता है 2x से। आप इसको नोट करके लिख भी लीजिएगा, है ना। हम यहाँ तो जगह है, लिख देते हैं, बाद में लिखिएगा इसको सबसे लास्ट में लिखिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग कि आउट ऑफ x सेल, आउट ऑफ n सेल यानी n आइडेंटिकल सेल, आउट ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। क्या बोल रहे हैं कि अगर n आइडेंटिकल सेल को हम कैसे कनेक्ट करके रखे हैं सीरीज में, इफ x इज कनेक्टेड रॉन्गली, x सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली, x सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली। x सेल्स को हम लोग कैसे कनेक्ट कर दिए, रॉन्गली कनेक्ट कर दिए हैं। x सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली, अगर x सेल को हम गलत जोड़ दिए हैं, है ना, रॉन्गली, देन E इक्विवेलेंट रिड्यूसेस बाई 2x। तब E इक्विवेलेंट कितना से घट जाएगा आपका 2x से घट जाएगा। कितना से घट जाएगा 2x से। ध्यान देना, इसको लास्ट में लिखिएगा, ये जो लिखे है ना इस पॉइंट को, इसको लास्ट में लिखिए। क्या बोल रहे हैं कि अगर n आइडेंटिकल सेल सीरीज में जुड़ा हुआ है और उसमें से x सेल अगर गलत जोड़ दिए, x नंबर ऑफ सेल गलत जोड़ दिए तो ईएमएफ कितना से घट जाएगा 2x से घट जाएगा। कितना से घट जाएगा, जैसे यहाँ पे सब सही जुड़ा हुआ था तो 6 से, इसी में से 2 ठो को गलत जोड़ दिए तो 2 ठो को गलत जोड़े तो 4 से घट जाएगा तो 6e - 4e अपने आप कितना आ जाएगा 2e आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसा सवाल, और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सब बता दिए, नॉन आइडेंटिकल, रॉन्ग ऑर्डर में खास करके ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग ऑर्डर में पहचानना होगा कि कौन सा जो सेल है वो डिस्चार्जिंग और कौन सा चार्जिंग है। इक्वेशन लिखने तो जरूर पूछेगा सीबीएसई बोर्ड में, तो इसीलिए आप बहुत ही आसानी से चार्जिंग और जो आपको नजर आ गया डिस्चार्जिंग, उसमें डिस्चार्जिंग वाला इक्वेशन लगा दीजिए, और जो चार्जिंग नजर आ गया उसमें चार्जिंग वाला इक्वेशन लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग पैरेलल देखते हैं। देखिए, अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। किसका बात करेंगे, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है कि जब पैरेलल मतलब तो समझते होंगे साइड बाय साइड जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन तो आप समझने ही लगे होंगे। एक सेल हो गया, ठीक है, आइडेंटिकल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आइडेंटिकल से ही चलते हैं, अंतिम में फिर नॉन आइडेंटिकल वाला कर देंगे। ये 3 सेल हो गया, ऐसे अपना जो है आपका क्या है, ये सब जुड़ा हुआ है आपका किस में, पैरेलल में। ठीक है, बाहर लोड है, ये लोड है, ठीक है ना, लोड R है, ईएमएफ E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ईएमएफ अच्छा प्लस माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे भी राइट ऑर्डर कनेक्शन का ख्याल रखिएगा, बता दे रहे हैं कैसे, प्लस और माइनस। प्लस के सामने प्लस वाला डंडा सबका, माइनस के सामने माइनस वाला डंडा सबका। अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो कहेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में राइट ऑर्डर कनेक्शन है। अगर एक ठो को उल्टा कर देंगे ना तो प्लस प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी सबका हायर पोटेंशियल एक तरफ और सबका लोअर पोटेंशियल एक तरफ है, तो कहेंगे ये राइट ऑर्डर कनेक्शन है। उल्टा होगा कहीं भी तो क्या कहेंगे, ये सेल उल्टा जुड़ा हुआ है रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन में। किसमें है, रॉन्ग ऑर्डर में। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ बहुत आसान होता है, इसमें ई इक्विवेलेंट जो होगा ना, ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ई के बराबर।
5 5 5 5 5 50 बार भी 5 होगा तो इक्विवेलेंट 5 ही होगा। इक्विवेलेंट क्या होगा? 5 ही होगा, एक ही सेल के बराबर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आइडेंटिकल सेल का है तो इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख दीजिएगा? ई। हाँ, लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस का अगर बात होगा, किसका बात होगा? इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट का अगर बात होता है ना, तो इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट का बात होगा तो आप क्या लिखिएगा? ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट। 1 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं, रेसिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही क्या लिखिएगा आप यहाँ से? क्या लिखिएगा? 1/R इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस का बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जो भी है आगे डैश 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 कर देंगे, लेकिन ई इक्विवेलेंट जो होगा ई के ही बराबर होगा। ई इक्विवेलेंट ई के ही बराबर होगा, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे क्या हो 10 रहे, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे R1 R2 R3 नहीं है, सब बराबर है ना, तो सब बराबर है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आप क्या लिख दीजिएगा? N/R, मतलब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? बताए थे, ऐसे भी बता चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में कि अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट R/N हो जाता है। हो गया, इक्विवेलेंट निकाल ही लिए। अब कहेगा सर्किट में टोटल करंट बताइए। क्या कहेगा सर्किट में? टोटल करंट बताइए। टोटल करंट इन सर्किट, तो सर्किट में टोटल करंट किसके बराबर होगा? I के बराबर। I बराबर क्या होता है? E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट। क्या होता है I बराबर? E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट तो E के बराबर है, और R इक्विवेलेंट क्या होगा इस सर्किट का? इस सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा? ऊपर वाला सब का इक्विवेलेंट हो गया है R/N, और नीचे R है, तो उसके साथ ये सीरीज बना ऐसे बनेगा। देखिए, कहेंगे ये बना दिए हम और ये हम बना दिए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अब क्या है, इसका इक्विवेलेंट तो E है, E का इक्विवेलेंट तो E हो गया, और इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/N, और ये R, तो ये R/N और ये R सीरीज में होगा, तो क्या लिखिएगा? R इक्विवेलेंट के जगह पे लिखेंगे ना R प्लस R/N, क्या लिख देंगे? R प्लस R/N। ये हो गया आपका क्या? करंट सर्किट में। अब करंट के बाद आपसे कहेगा कि, आपसे क्या कहेगा यहाँ पे? पावर कंज्यूम्ड, लोड कितना पावर खर्च कर रहा है। तो पावर का तो फॉर्मूला बता ही चुके हैं यार, I²R। तो I का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, E, और R प्लस R/N का होल स्क्वायर और इंटू R, स्क्वायर करके अपना काम कर देंगे। मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा बता चुके हैं, बार बार हर बार बता रहे हैं। फॉर मैक्सिमम पावर के लिए क्या घटना घटेगा? इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट R/N है और एक्सटर्नल R है। फिर से जब, इसीलिए मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? क्या होगा मैक्सिमम पावर? E है ना। R के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा? R/N। R के जगह क्या रख देंगे हम? R/N, इसका होल स्क्वायर और इंटू इसके जगह पे भी क्या रख देंगे? R/N। अब सॉल्व कर लेना है इसको, तो मैक्सिमम पावर किसके बराबर हो जाएगा? E² और R/N 2R/N होल स्क्वायर करेंगे तो 4R²/N² होगा, और इंटू क्या हो जाएगा? R/N, है ना। N से N मर गया, R से R मर गया, तो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो क्या हो गया? E²/4R और इंटू नंबर ऑफ सेल, वेयर N इज द नंबर ऑफ सेल, तो E²/4R इंटू नंबर ऑफ सेल। बिल्कुल पिछले वाले की तरह आया है। यानी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का होता है तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला यही होता है, E²/4R इंटू जितना भी सेल का संख्या उसे आप गुना कर दीजिए। 3 सेल है तो 3 से, 5 सेल है तो 5 से, ये मैक्सिमम पावर। ये पावर का जनरल फॉर्मूला, ये मैक्सिमम पावर। पूछेगा इस समय कितना करंट बहेगा, तो बस वही वाला काम करेंगे, R के जगह क्या लगा देंगे? R/N लगा देंगे। मैक्सिमम करंट भी हमको क्या होगा उस समय? निकल के आ जाएगा। ठीक है,
सब एक ही तरह का बात पूछेगा, ई इक्विवेलेंट, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, सर्किट का इक्विवेलेंट, टोटल करंट, कंज्यूम्ड पावर, मैक्सिमम पावर, सब का रूल यही है, ये जो रूल बताए हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। देखिए हर बार यूज हो रहा है, इसीलिए आपको एक बार बता दिया गया, बार बार हम उसको यूज कर रहे हैं। फिर अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में नॉन आइडेंटिकल का कहेगा। देखिए छोटा सा बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने सुविधा के लिए ध्यान रखिएगा। फॉर नॉन आइडेंटिकल सेल, अगर नॉन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में है तो नॉन आइडेंटिकल होगा ना पैरेलल में, है ना, तो ई इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, ई इक्विवेलेंट बराबर लिखते हैं E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3, है ना, और डिवाइडेड बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ऐसे ही करके लिखते हैं। जब नॉन आइडेंटिकल पैरेलल में होता है तब, अब सब बराबर हो जाएगा। अब देखिए खुद सोचिएगा, सब बराबर हो जाएगा तो क्या करिएगा, इसी में अगर कह दिया कि E1 और E2 सब आपस में बराबर है, E3 सब आपस में E के बराबर है, तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा भाई, E बटा R प्लस E बटा R प्लस E बटा R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा R। आइडेंटिकल है ना, तो सब आपस में बराबर हो गया, सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ई भी सबका बराबर और आर भी सबका बराबर। अब सॉल्व करिएगा तो ई बटा आर, ई बटा आर, ई बटा आर कितना हो गया, 3 बटा आर, है ना, और ये कितना हो गया 1 बटा आर, 1 बटा आर, 3 बटा आर। अब देखिए 3 बटा आर से 3 बटा आर कट जाए, कितना बचेगा, ई बचेगा। ऐसे ही 5 भी, अगर ऐसे ही 5 ठो भी होता तो E1 बटा R1, E2 बटा R2, E3 बटा R3, E4 बटा R4, सबको करते, सबको बराबर करते, हर हाल में यही आंसर आता है। यानी ये जनरल फॉर्मूला है, चूंकि ये कम यूज होता है या इस नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको साइड में लिखें, लेकिन आपके जानकारी में ये फॉर्मूला दे दिए कि अगर नॉन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में होगा तो केवल ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3 डिवाइडेड बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। समझे बात को। अब इसी में हम सबको बराबर कर दिए, यानी इसके जैसा कर दिए, तो देखिए ई इक्विवेलेंट जैसे यहाँ ई आया वहां ई आ गया ना। यानी पैरेलल में अगर सेल सही ऑर्डर में जुड़ा हुआ है तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, एक सेल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, किसी एक सेल के वैल्यू के बराबर होगा। ऐसे 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 वोल्ट। लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मत कह दीजिएगा 5 होगा, वो निकालने का तरीका आपको 5 बटा 5 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, यही था पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे ताकि आप उसको एप्लीकेट कर सकिए, फिर हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। नोट करिए इसको। देखिए अब तीसरा हम लोग बात किस चीज का करेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स करने का मतलब क्या है कि सीरीज और पैरेलल दोनों आपको इकट्ठे दिखाई देगा एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे देखिए क्या है कि मान लीजिए कि ये हुआ एक सेल प्लस माइनस, ये दूसरा सेल प्लस माइनस, देख रहे हैं आप, है ना। ये सारा सेल आपको दिखाई दे रहा हो किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। सब आइडेंटिकल ही लेंगे, नॉन आइडेंटिकल लेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे बहुत लेंदी होगा, और अभी वो हमारे काम का भी नहीं है। ई और आर, ई और आर, ई और आर कर दिए, है ना। ये सब किस में, सीरीज में। ऐसा ऐसा ढेर सारा ब्रांच आपस में अगर जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, मतलब इधर मान लीजिए कि ऐसे ये एन सेल तक जा रहा होगा, एन सेल ऐसे जुड़ा हुआ होगा सीरीज में। ठीक है, उसी तरीके से ई और आर, ई और आर, ई और आर, इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ई और आर, ई आर, ई आर, ऐसे करके सब क्या है आपका एन तक जुड़ा हुआ है। और ऐसे करके ये ऐसे इतना ही नहीं, ऐसे करके ये एम, ये एन तक, और ये क्या है एम तक, ऐसे जुड़ा हुआ है। और नीचे अपना आपका लोड लगा हुआ है आर। मतलब देखिएगा ध्यान से, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे करके ये वाला एम बार रिपीट हुआ है, और ऐसे करके एन सेल आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है। मतलब ये सारे सीरीज का ब्रांच आपस में किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। अगर आपसे कहेगा टोटल यहाँ पे सेल का संख्या कितना है, तो पता है कैसे निकलेगा, एन गुना एन, सॉरी एन सेल इधर है और एम ठो ब्रांच है ऐसे, है ना। तो टोटल सेल का संख्या क्या होगा, एम गुना एन, एम गुना एन। कंप्यूटर में बचपन में पढ़ाया जाता है नंबर ऑफ सेल, तो हम लोग कॉलम और रो के संख्या को गुना कर देते तो नंबर ऑफ सेल निकल जाता है।
तो ऐसे भी सोचिए ना, यहाँ मान लीजिए कि 1 2 3 3 ठो सेल 3 बार जुड़ा हुआ होगा, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा ना भाई। तो n सेल है और m ठो ब्रांच है, m क्या है, ब्रांच है। तो क्या कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कैसे पता चलता है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ सेल सीधे सीधे लिख देंगे m इंटू n। अब कहेगा आपसे इसका ई इक्विवेलेंट निकालिए, तो देखिए इसके ई इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या काम करेंगे, ई सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो जब सारा ई सब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट एन ई, है ना, ई सीरीज में जुड़ा हुआ है एन ई, और आर भी सीरीज में जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा एन आर। उसी तरीके से इसका भी सब आइडेंटिकल है, ई और आर ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, ई और आर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब इसके बाद देखिए फिर नीचे वाला जो ब्रांच है ये है आपका प्लस और ये माइनस, प्लस और क्या हो गया माइनस, मतलब ये सब के इस ब्रांच में जितना भी सेल है सब का इक्विवेलेंट क्या हो गया एन ई और एन आर, लिख दिया, सीरीज बताए हैं अभी, एन ई और क्या हो गया एन आर। उसी तरीके से ये है, उसी तरीके से क्या है आपका ये है ई फिर से एन सेल सीरीज में है, तो फिर से इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, फिर से इक्विवेलेंट एन ई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा। और रेसिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट एन आर। उसी तरीके से फिर आप देखिएगा कि सब का ऐसे ही होगा, एन ई और एन आर, एन ई और एन आर सब का ऐसे ही होगा। और ये घटना कितना बार घटेगा, एम बार, एम कॉलम है ऐसे, एम ब्रांच है और इधर लोड लगा हुआ है आपका, आराम से लोड आर है। देखिएगा अभी भी समझने वाला बात है, ये तो हम लोग इस ब्रांच को ऐसे लिख दिए, इस ब्रांच को ऐसे। अब देखिएगा ये सारा ब्रांच आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, 5 5 5 5 अगर पैरेलल तो इक्विवेलेंट 5 ही होगा, तो एन ई पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट क्या होगा एन ही होगा, कितना होगा एन ई। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर्किट का एन ई, क्या होगा सर्किट का इक्विवेलेंट एन ई, जो एक ब्रांच का है वही सर्किट का होगा, क्योंकि बताया ना ई का पैरेलल में ई था, तो एन ई का पैरेलल में क्या हो जाएगा एन ई, निकाल लिए। अब कहेगा इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, क्या कहेगा आपसे, इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, तो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं, तो देखिएगा एन आर एम बार है पैरेलल में, कितना है आपका, यानी अगर पढ़े हैं, अगर आर रेसिस्टेंस पैरेलल में है, आर रेसिस्टेंस किस में है, आर रेसिस्टेंस पैरेलल में एन संख्या है उसका, तो आर बटा एन होता है, तो यहाँ पे एन आर रेसिस्टेंस पैरेलल में है और वैसे वैसे का संख्या कितना है एम है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका एन आर और बटा जितना उसका संख्या है, एन आर बटा एम, एन आर बटा एम। टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट होगा एन आर बटा एम और प्लस आर, क्योंकि इस पूरे सर्किट को अगर आप रिजॉल्व करिएगा तो आपको दिखाई देगा ये एक सेल, इस सब के जगह पे एक सेल जिसका इक्विवेलेंट होगा एन ई और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा उसका एन आर बटा एम, मतलब ये सब का इक्विवेलेंट कितना आ गया है एन ई, और सब का इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आ गया है एन आर बटा एम आ गया है, और इसके साथ क्या है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, बस हो गया। अब आपसे कहेगा कि सर्किट में कितना करंट बह रहा होगा, तो आई बराबर क्या लिखेंगे ई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट तो एन ई है ही और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर के साथ ये वाला सीरीज में है आर और प्लस एन आर बटा एम। पावर पूछेगा तो आई स्क्वायर आर, पावर बराबर क्या होगा आई स्क्वायर आर, तो यहां से क्या लिख दीजिएगा, आई तो हम लोग पढ़ चुके ना एन ई और आर प्लस एन आर बटा एम का होल स्क्वायर और इंटू आर आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। अब कहेगा मैक्सिमम पावर, तो क्या कहिएगा फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर पी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर कब होगा, जब इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होगा, यानी आर किसके बराबर हो जाएगा
एन आर बटा एम के बराबर होगा, तभी सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। और वो मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या होगा भाई, कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर, तो क्या कहिएगा उस मैक्सिमम पावर का वैल्यू, तो बस यहाँ पे क्या रख दीजिए, एन आर बटा एम, क्या रख दीजिए, एन आर बटा एम, तो क्या हो जाएगा 2nr बटा एम, तो देखिए ना लिख ही देते हैं, एन स्क्वायर ई स्क्वायर और डिवाइडेड बटा 2nr बटा एम का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर आर स्क्वायर और इंटू एम स्क्वायर, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एन आर बटा एम, आर के जगह पे तो एन आर बटा एम लिख ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एन आर बटा एम, एक एम से एक एम कट जाएगा और एक एन से एक एन यहाँ कट गया और एक एन यहाँ कट गया, तो आप ध्यान से देखिएगा आर से आर भी कटेगा, एक आर से एक आर कट गया, तो आप देखिएगा यहाँ से क्या कि जो मैक्सिमम पावर आ गया, मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर बटा 4r और इंटू एम एन, ई स्क्वायर बटा 4r इंटू क्या हो गया एम एन। आप कहिएगा सब में तो ऐसा ही, यार आप देखिएगा एक जनरल रिजल्ट आपको मिलेगा, ई स्क्वायर बटा 4r सब में है, आर आपका एक इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू है, यहाँ पे m इंटू एन किसको बता रहा है बताइए, m इंटू एन बता रहा है टोटल नंबर ऑफ सेल को। जब हम सीरीज में देखे थे तब भी क्या लिखते थे, ई स्क्वायर बटा 4r इंटू एन, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सेल का संख्या क्या होता था, n होता था। जब पैरेलल में भी देखे तो देखे ई स्क्वायर बटा 4r इंटू एन, क्योंकि वहां पे भी सेल का संख्या क्या होता था n। अब हम लोग मिक्स में देख रहे हैं तो ई स्क्वायर बटा 4r इंटू एम एन, वेयर एम एन इज वॉट, एम एन आपका टोटल नंबर ऑफ सेल है, एम एन क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ सेल। तो जितना भी कॉम्बिनेशन पढ़ाए हैं उसमें आपको देखिएगा सब में तो एक ही चीज़ पता करते हैं, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट पावर मैक्सिमम पावर, वही रूल बार बार यूज हो रहा है। तो आपको हर बार ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सर्टेन नियम है जो ध्यान रखिएगा तो आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। अब जैसे मान लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपसे पूछ दिया, अब आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कह दिया, कहेगा एक क्वेश्चन है, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और कहेगा ये यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे और ये यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे। अब बताइए ये भी ई आर है, ये भी ई आर है, अच्छा ये भी क्या है आपका सब ई आर है, ये भी ई आर है, बताइए कि ई इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आपको हम कल बताए थे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने, जो ये ए नाम दे दी, यहाँ पे क्या नाम दे देगा, बी दे देगा इस तरीके का नाम, और कहेगा बताइए इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बताया ना, अगर इसका नाम ए है तो इसका भी नाम ए होगा और इसका भी नाम क्या होगा, ए होगा, रास्ते में कुछ ड्रॉप नहीं हुआ है। इसका नाम बी है तो इसका भी नाम क्या होगा, बी होगा। अब ध्यान से देखिएगा तो सारा का सारा जो आपका सब का सब आपको किस में दिखाई देगा, ए और बी के क्रॉस, ए और बी, ए और बी, ए और बी, और क्या ए और बी, सब आपको ए और बी के क्रॉस ही दिखाई दे रहा है। सब क्या है, ए और बी के क्रॉस ही दिखाई दे रहा है। ए हाइयर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है। ए हाइयर इसको हम खाली उल्टा कर देते हैं, है ना, क्योंकि ए हाइयर पोटेंशियल पे होना चाहिए और बी लोअर पे, तभी सही होगा। ए हाइयर और बी क्या लोअर, मतलब ए बी और क्या ए बी, यानी तीनों ए बी के क्रॉस जुड़ा हुआ है, मतलब जरूर ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ई का पैरेलल सेल में क्या होता है, ई ही होता है। आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो कहेंगे आर बटा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर बटा 3 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। सेल में भी यही कॉन्सेप्ट था, सॉरी रेसिस्टर में भी यही कॉन्सेप्ट था, कैपेसिटर में भी यही कॉन्सेप्ट था, और सेल में भी क्या है, वही कॉन्सेप्ट। खाली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, पैरेलल में सीरीज में एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो ये सब भूलने वाली बात नहीं है। सब में एक ही तरह का एक सीक्वेंस है, उसी को फॉलो करते हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेल का कॉम्बिनेशन, ये क्या था आपका सेल का कॉम्बिनेशन जो हम देख लिए। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे आपके क्वेश्चन बैंक में ढेर सा सवाल है। आज के स्टार्टिंग के वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताया गया है ना, जो कि मैक्सिमम पावर थ्योरम का था। सीधे सर्किट में यही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में यही बात लिखेगा कि पावर मैक्सिमम, लोड मैक्सिमम पावर खर्च कर रहा है, तो वहीं से आपको सोच लेना है कि इस क्वेश्चन को बनाने में मैक्सिमम पावर थ्योरम का ही प्रयोग करेंगे, समझे बात को, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम का एक ही बात है कि जो भी इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट है वो सब का सब किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। चाहे हम यहाँ यूज किए हों या फिर सीरीज में किए हों या फिर किस में किए हों, पैरेलल में,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम पावर थ्योरम पे सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है इस चैप्टर से, और बिहार बोर्ड में ऐसे ही पूछ देगा, स्टेट बोर्ड वगैरह में स्टेट मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो जो लिखवाए थे पिछले वीडियो में उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे अगले दिन किरचॉफ्स लॉ पे।